सिलेबस मॉडिफाई हुआ लेकिन एनिमल डाइवर्सिटी नहीं हटाया। खैर, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? आइए कुछ नया सीखते हैं और आप सबका ध्यान चाहिए। बिना किसी भी डाउट पूछे आराम से पढ़ते हैं तो आपको जल्दी क्लियर कर दूंगा। प्यारे बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो कहानी कुछ ऐसी चल रही थी, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। अब ये समय की बात है, किसके जीवन में इक्विलिब्रियम पहले आता है बाद में आता है, लेकिन इक्विलिब्रियम आएगा ही आएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कहीं ना कहीं उसको पढ़ने के लिए हम सब ने क्या किया, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया जिसका क्या नाम रखा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं जो अगला पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूं उसमें मुझे आप सबका सबसे ज्यादा फील चाहिए। उसे रटना बहुत आसान है, लेकिन अगर उसे समझना चाहते हो तो थोड़ा सा ध्यान सुनना पड़ेगा, फैक्ट तो याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, कहानी कुछ ऐसी चल रही थी। शुरू हो जाऊं? मैं फिर कहता हूं, ये पॉइंट समझने में थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ेगा, समझने की कोशिश करना, फैक्ट तो याद हो जाएगा। फैक्ट क्या है? अगर मैं आपसे कहूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना तो हर बच्चे को याद हो चुका है। एक तरीका है KF अपॉन KB से, और एक है वागे साहब का एक्सप्रेशन लिखो। वागे साहब का एक्सप्रेशन एक तरीका है जिसमें वैल्यू इक्विलिब्रियम वाली रखकर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का एक तरीका बस नहीं है, कई तरीकों में से वो ओनली वन मेथड है। बोलो हाँ या ना? प्यारे बच्चों, ये जो लिखा है ये है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड और ये है रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड। मैंने कहा कि जो रेट कांस्टेंट है वो टोटल तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है और आप सबको याद है। अगर मैं याद दिलाऊं तो रेट कांस्टेंट, प्लीज बोलेंगे नहीं, सुनिएगा। रेट कांस्टेंट टोटल तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसमें से सबसे पहला फैक्टर है रिएक्शन, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर और तीसरा फैक्टर है कैटलिस्ट। तो अगर कोई बच्चा कॉमन सेंस लगाए, और ऐसा हमेशा होता है, उसे लगता है अगर ये भी तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये भी तीन फैक्टर डिपेंड करता है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी तीन फैक्टर से बदलना चाहिए या तीन फैक्टर के बदलने से बदल जाना चाहिए। लेकिन कल की क्लास में जाते जाते मैंने ऐसा आपसे कहा था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वो केवल केवल दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक है रिएक्शन और दूसरा है टेम्परेचर। सच में ऐसा भी नहीं है, मुझे इसे और सही कहना है, आप कभी ना फंसो। तो मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसा कहना चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसमें एक फैक्टर रिएक्शन नहीं, एक फैक्टर है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। बच्चों, ये छोटी छोटी बातें हमें आयोनिक तक कंसेप्ट को सही से समझने में मदद करेगी। मतलब रिएक्शन बस पे डिपेंड नहीं करता। अगर रिएक्शन बस पे डिपेंड करता तो हैबर प्रोसेस में अमोनिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर कुछ है तो कैसे भी रिएक्शन लिख दो वही होना था। नहीं, रिएक्शन बस पे डिपेंड नहीं करता, रिएक्शन की मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है। मतलब रिएक्शन कैसी पेपर में लिखी गई है उससे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है। जाके कैसे बताऊंगा? पहला सवाल, सर जब ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है तो फिर दो फैक्टर पे क्यों करता है? इसे भी तीन फैक्टर करना था। आओ एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैटलिस्ट वाली। आखिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैटलिस्ट के यूज होने से या कैटलिस्ट के आने से क्यों डिपेंड नहीं करता, इसे ऐसे समझते हैं। बच्चों, थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स का ज्ञान यूज होगा, इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा, पेपर में भी आ रहा है। मैंने आपके सामने लिखा के, और के का फॉर्मूला है KF अपॉन KB। बोलो हाँ या ना? KF यानी कि रेट कांस्टेंट, और इसका फॉर्मूला अर्हेनियस इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था, A इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर। आई होप इतना सबको याद होगा। और इसे लिखूंगा A इंटू ई की पावर माइनस ए बाई आर। अब इसे थोड़ा सही से लिख देता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, A से बना B, मतलब इतना कोई भी लिख दे, उसकी बारीकियां समझते हैं। A से बना B और बैकवर्ड है B से बना। ए से बना बी एक अलग रिएक्शन है और बी से बना एक अलग रिएक्शन है। तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन ये है तो बैकवर्ड रिएक्शन ये है, और रिएक्शन बदलेगी तो अरहेनियस पैरामीटर बदलेगा। अरहेनियस पैरामीटर मात्र एक फैक्टर डिपेंड करता था, और वो था, अरे याद है ना, के डैश 4, के 3, ये 2, ए और वो खुद कौन था, रिएक्शन। तो अगर फॉरवर्ड के लिए मैं इसे कहूंगा AF, तो बैकवर्ड के लिए मैं कहूंगा AB। सहमत हो? इसे कहूंगा EAF, इसे कहूंगा। प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार से हम ग्राफ बनाया करते थे केमिकल काइनेटिक्स में, और यहां से लेके यहां तक को हम EAF बोला करते थे, और यहां से लेके यहां तक को हम EAB बोला करते थे। क्या सबको याद आ रहा है? इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हमने इसके जीवन में मिलाया कैटलिस्ट, मिला दो।
जब कैटलिस्ट मिलाओगे तो क्या इसको एक नई राह मिलेगी? क्या जो नया वाला पाथ होगा कुछ ऐसा होगा? बताओ, ई ए एफ घटा कि ई ए बी घटा? दोनों घटा, ये तो सबको समझ में आता है, दोनों इक्वल एक्सटेंट से घटा। बोलो हाँ या ना? यानी ऐसा समझो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ई एफ की वैल्यू है एक्स, कितनी है? या चलो मैं ए बोल देता हूं, तो अब ए माइनस एक्स हुआ। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? मैं ऊपर लिख रहा हूं ई ए एफ की वैल्यू है ए, मान लो। तो अब ए ही है कि ए में से कुछ घट गया? लिख दो माइनस एक्स, चलेगा। और नीचे ई ए बी की वैल्यू है बी, मान लो। तो बी कितने से घटा? बी कितने से घटा? क्या प्यारे बच्चों माइनस एक्स होगा? और जब ये वाली चीज ऊपर जाके सॉल्व होगी तो मुझे लगता है एक्स वाला फैक्टर कैंसिल होगा। बोलो हाँ या ना? यानी कैटलिस्ट के आने से, ये सर्च रीजन में पूछा जाता है, कैटलिस्ट के आने से, क्योंकि फॉरवर्ड भी घटा है, बैकवर्ड भी घटा है, इक्वल एक्सटेंट से घटा है, यही कारण है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैटलिस्ट के यूज होने से बदलता। बड़ा अजीब लगेगा मगर ये बोलना आपको आना चाहिए। फिर से सुनिएगा, क्या कैटलिस्ट के आने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है? क्या कैटलिस्ट के आने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होता है? कैटलिस्ट के आने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज क्यों नहीं होता है? क्योंकि कैटलिस्ट के यूज होने से जितना ईएफ चेंज होता है उतना ही ईएबी चेंज होता है। यही कारण है कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज। एसएल से रीजन में ये लाइन कैच कर पाओगे? बोलो ना यार। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है चलो मान लिया। क्या कहता है? यहाँ तक तो उसके कॉमन सेंस अलाउ करते हैं, हाँ साहब ठीक है, मगर वो बच्चा बहुत सोचने वाला था। उसने मुझसे कहा सर, अगर कैटलिस्ट के यूज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलता तो मेरा मानना है कि टेम्परेचर के बदलने से भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलना चाहिए। मैंने कहा क्यों बेटा? उसने कहा सर, हम सब ने ऐसा पढ़ा है, अब मैं टेम्परेचर पे आ रहा हूँ, समझ लेना फिर लिखेंगे। हम सब ने ऐसा पढ़ा है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो केएफ अपॉन केबी भी होता है। बोलो हाँ या ना? और हम सब ने ऐसा पढ़ा है, दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, टेम्परेचर के बढ़ाने से उसका रेट कांस्टेंट बढ़, सबको याद है? सबको याद है? टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट, तो टेम्परेचर के घटने से रेट कांस्टेंट। तो बच्चे का डाउट था, सर जब कैटलिस्ट आपने मिलाया तो आपने दुनिया को समझा दिया कि जितना फॉरवर्ड घटा उतना ही बैकवर्ड घटा, कैंसिल आउट हो गया। लो, तो सर वही बात तो मैं यहाँ पे भी कह सकता हूँ ना कि टेम्परेचर के बढ़ाने से केएफ भी बढ़ा, केबी भी बढ़ा, तो वहां पे भी तो कैंसिल आउट होना चाहिए। लो, होना चाहिए ना? होना चाहिए ना? मतलब ये सवाल में रीजन में लिख दूं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर केएफ इंक्रीजेस एज वेल एज केबी इंक्रीज, क्या स्टेटमेंट गलत है? एंड डिक्रीजेस तो दोनों क्या ही गलत है? तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर के बदलने से क्यों बदलता? अब किसी बच्चे ने समझाने के लिए समझा दिया क्योंकि इक्वल नहीं हुआ, पर क्या अंदर से फील आ रहा है इक्वल चेंज नहीं हुआ? इसे समझना पड़ेगा। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए प्यारे बच्चों। काइनेटिक्स में जाते जाते जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था उसी टॉपिक को यहाँ पे उठा रहा हूँ, सुनिएगा, उसके बाद लिखेंगे, ठीक? मैंने आप सबकी पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। मैंने आप सबके सामने ग्राफ बनाया कुछ ऐसा, चलेगा? बताओ ये ग्राफ एक्सो का है कि एंडो का? हाँ? डन। इधर से मैं बोलूंगा ई ए एफ, इधर से बोलूंगा ए से बनना बी, बी से बनना, इधर से होगा के एफ, इधर से होगा। पहला सवाल, के एफ के लिए ब्रेकर छोटा है कि केबी के लिए? तो के एफ के लिए ब्रेकर छोटा मतलब के एफ ज्यादा कि कम? के एफ ज्यादा कि कम? पक्का? ब्रेकर होगा छोटा तो रफ्तार होगी, रफ्तार होगी ज्यादा तो रेट कांस्टेंट होगा। अरे बोलो ना। फिर से, फॉरवर्ड का ब्रेकर छोटा कि बैकवर्ड का? तो रफ्तार फॉरवर्ड की ज्यादा कि बैकवर्ड की? तो रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का ज्यादा कि बैकवर्ड का? तो केएफ बड़ा कि केबी? आज केएफ केबी अलग अलग है, और अगर एंडू होता तो भी केएफ केबी अलग अलग। सहमत? अरे सहमत? चलो प्यारे बच्चों, ऐसा मैंने कुछ आपको पढ़ाया है, जरा सुनिएगा। एक रिएक्शन है ए से बना बी, अभी याद दिला रहा हूँ। एक रिएक्शन है ए से बना, और एक दूसरी रिएक्शन है सी से बना डी, मान लो। मान लिया। इसका भी टेम्परेचर है 25, इसका भी टेम्परेचर है 25, मान लो। इसका रेट कांस्टेंट है K1 और इसका रेट कांस्टेंट है K2, मान लो। चलो उसे बोल देता हूं मैं K1 डैश, ठीक है? इसका रेट कांस्टेंट कितना है? K1। और इसका कितना है? बोलो ना, सबको दिख रहा है क्या? टेम्परेचर कितना है? और इसका, मैंने टेम्परेचर 25 से कर दिया 35, कर दो। तो टेम्परेचर बढ़ा कि घटा? तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा घटेगा? इसका किसका? तो इसको कह दूं मैं K2, इसको कह दी मैं K2 डैश, बोलो चलेगा? पहला सवाल, क्या टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा? बोलो K2 K1 से बड़ा होगा? क्या K2 डैश K1 डैश से बड़ा होगा? सवाल ये नहीं, अब सवाल इससे ऊपर चलते हैं। ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है,
मगर क्या दोनों इक्वल एक्सटेंट से बढ़ा है? आया ना? अब यहाँ पे प्यारे बच्चों मार्केट में आएगा इसका एक्टिवेशन एनर्जी। लेट्स इमेजिन इसका ये है 50, मान लो, मान लिया। और लेट्स इमेजिन इसका ये है 100, मान लो। किसका ये ज्यादा? मेरे साथ चलते रहो बस, जो समझ में आने आ जाएगा। इसका ये कितना है? किसका ये? क्या इसका ये कम है? इसका ये? आप सबने अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ा है, उसमें एक फॉर्मूला आया था अगर याद हो, log k2 बाई k1 बराबर EA अपॉन 2.303 r अंडर ब्रैकेट 1/t1 माइनस 1/t2। याद आया? प्यारे बच्चों एक बात बता दो, log k2 बाई k1 क्या बोला? क्या EA के प्रोपोर्शनल है? बड़ा दिलचस्प है, ब्रेकर होगा बड़ा, ब्रेकर होगा तो k2 बाई k1 का रेशियो होगा। लेकिन अगर ब्रेकर होगा बड़ा, अगर ब्रेकर होगा तो रफ्तार होगी, रफ्तार होगी और रेट कांस्टेंट होगा। समझना, ब्रेकर होगा बड़ा तो रेट कांस्टेंट होगा कम, ब्रेकर होगा बड़ा तो रेट कांस्टेंट होगा, लेकिन रेट कांस्टेंट का रेशियो होगा बड़ा। अब समझना, इसका ये कितना है तो k1 से k2 होगा, k2 बाई k1 होगा, बोलो ना। लेट्स इमेजिन आज यहाँ पे k2 बाई k1 आया, लेट्स इमेजिन 2, कितना आया? मुझे बताओ इसका ये कितना है? तो इसका ये ज्यादा कम, तो k2 डैश k1 डैश से बड़ा कि छोटा? k2 डैश तो बड़ा है ना, अभी तो बोला था भूल जाए। k2 डैश बड़ा कि छोटा? तो दिस बाई दिस करोगे तो रेशियो तो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, ये तो दुनिया को समझ में आया। आप मुझे बताओ 2 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा? 2 से, क्या k2 डैश बाई k2 डैश बाई k1 डैश, k1 डैश बराबर 2.1 लिख दो चलेगा? ये बड़ा लिखा, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब समझ जाओगे। जिसका ये बड़ा, जिसका ये, जिसका ये, उसमें बढ़ोतरी ज्यादा, और जिसका ये उसमें बढ़ोतरी, अरे तभी तो रेशियो कम है। समझे क्या? आओ पॉइंट में ले आता हूं, सब लोग बोर्ड पे आओ। जब हम बदलते हैं टेम्परेचर, क्या बदलते हैं? तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता है? हाँ ये सच है, हाँ ये कि टेम्परेचर के बदलने से केएफ भी बदलेगा, केवी भी बदलेगा, लेकिन जितना केएफ बदला उतना केवी नहीं बदलेगा, क्योंकि अगर एक तरफ से केवी या छोटा है या केएफ बड़ा है तो दोनों का एक्सटेंट ऑफ इंक्रीमेंट अलग अलग होगा। हाँ या ना? नहीं समझे? आज मुझे बताओ ईए बड़ा कि ईएफ? हाँ, कौन बड़ा? ईए, ये वाली लाइन बड़ी है ना, तो ये वाला ब्रेकर, तो केवी कुछ होगा, केवी कुछ होगा। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केवी ज्यादा बढ़ेगा कि केएफ ज्यादा बढ़ेगा? हाँ, टेम्परेचर के बदलने से जितना केवी बदलता है उतना केएफ बदलता है, और यही कारण है कि टेम्परेचर के बदलने से केएफ कांस्टेंट बदल जाता है। एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, पूछ लूं थ्योरी का, सुनो। पहला सवाल, क्या रेट कांस्टेंट 3 फैक्टर डिपेंड करता है? क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 फैक्टर डिपेंड करता है? क्या कैटलिस्ट के बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता है? कैटलिस्ट के आने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलता है, क्योंकि जितना ईएफ में चेंज होता है उतना ईएबी में भी चेंज, बोलो ना। आप बताओ, क्या टेम्परेचर के बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता है? लेकिन टेम्परेचर के बदलने से रेट कांस्टेंट भी बदलता है, लेकिन जितना के बदलता है उतना के भी नहीं बदलता, क्योंकि दोनों तरफ से ब्रेकर अलग अलग है। बोलो हाँ या ना? आप लिखना चाहोगे? आप लिखना, अब लास्ट पॉइंट जो लिखा था उसी के बाद, ठीक, कैटलिस्ट जैसे बोलो वैसे लिखना, कैटलिस्ट। पहले एक लाइन लिख लो, ऑन एप्लीकेशन ऑफ कैटलिस्ट, ऑन एप्लीकेशन ऑफ कैटलिस्ट, थोड़ा डेप्थ था, आई होप आप समझ पाए हो ना। ऑन एप्लीकेशन ऑफ कैटलिस्ट, EAF, EAF and EAB, EAF and EAB both decreases, both decreases by equal extent, both decreases by equal extent. That's why, that's why equilibrium constant, that's why equilibrium constant does not change.
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज। नेक्स्ट पॉइंट लिखना टेम्परेचर, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वो पॉइंट याद रहेगा ना, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा टेम्परेचर। ये वाला सवाल मैंने काइनेटिक्स में ऑलरेडी कराया है, किसी को याद आ रहा है? तब मैंने म्यू पूछा था। जिनको नहीं याद है उनको बताना चाहता हूं, पेपर आ रहा है रिवाइज करो। काइनेटिक्स आ रहा है ना पेपर में, आपको सिलेबस पता चला? काइनेटिक्स आ रहा है, उसके 4 सवाल आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम अगर ऐड हो गया तो ज्यादा हो जाएगी, वो भी विचाराधीन है, ठीक है। नेक्स्ट में लिखना टेम्परेचर। ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर, ऑन चेंजिंग टेम्परेचर kf and kb, kf and kb both changes, kf and kb both change तो दोनों होंगे, but because of different EA, but because of different EA, समझ पा रहे हो ना? फॉरवर्ड का EA अलग है, बैकवर्ड का EA, but because of different EA both changes by different magnitude, both changes by different magnitude, that's why on changing temperature, that's why on changing temperature equilibrium constant changes, that's why on changing temperature equilibrium constant changes। चलेगा? रुको, एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, देखता हूं आपको फील आया कि नहीं आया। टेम्परेचर के बढ़ाने से केवी हमेशा ज्यादा बढ़ेगा केएफ से, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? केएफ हमेशा ज्यादा बढ़ेगा केवी से, ट्रू और फॉल्स? कभी केएफ ज्यादा बढ़ेगा तो कभी, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा तो कभी घटेगा। अब ये क्या कैसे होगा, मार्केट एक साइंटिस्ट साथ, उनका नाम है बॉन्ड, क्या नाम है? उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो मात्र 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करने वाला है, तीसरा कोई फैक्टर। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बोलो बेटा। हाँ देखो, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, वो पावर में है, e की पावर ऊपर भेजो, e की पावर a माइनस एक्स इंटू e की पावर, कुछ समझ पाए बेटा? माइनस बी प्लस एक्स, आगे आप समझदार है? अभी भी नहीं है? अरे ऐसा मत करो यार, आप मास्टर प्रो 2.2 के बच्चे हैं, क्या कर रहे हो? आप तो समझदार है, समझ पाए ना? लेकिन आप के डज नॉट डिपेंड्स ऑन, हाँ मास्टर प्रो 2.2 लिखिएगा, के डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो प्यारे बच्चों, आओ देखते हैं के किस पर डिपेंड नहीं करता। आप मुझे बताओ, क्या कंसंट्रेशन के बदलने से के बदलेगा? क्या प्रेशर के बदलने से के बदलेगा? बोलो ना यार। क्या वॉल्यूम के बदलने से के बदलेगा? क्या शेप ऑफ कंटेनर बदलने से के बदलेगा? हवाओं के बदलने से, फिजाओं के बदलने से के बदलने वाला नहीं। लिखो बेटा, के डज नॉट डिपेंड्स ऑन। याद रखिएगा, केवल 2 ही फैक्टर हैं, तीसरा कोई फैक्टर नहीं। जब काइनेटिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें 3 फैक्टर आए थे, और मैंने कहा था देखना कितनी बार बता दूं, फिर भी बच्चा डाउट पूछता है सर यहाँ पे के क्यों नहीं चेंज हो रहा। द सेम थिंग हैपन इन इक्विलिब्रियम। कितने फैक्टर है बेटा? 2। तीसरा कोई फैक्टर? सवाल घुमाएगा और देखना आप भी घूम जाओगे, कहोगे सर इसका के अलग क्यों नहीं आ रहा है। याद रखना, केवल 2 ही चीजों के बदलने से बदलता है, एक है टेम्परेचर, दूसरा है खुद रिएक्शन, और कोई तीसरा फैक्टर चलेगा? सवाल इस पे कुछ देर में देता हूँ, कुछ ही देर में ढेर सारे सवाल आपका वेट कर रहे हैं, थोड़ा कहानी आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाए क्या? प्यारे बच्चों, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, बोल जाओ अगर कोई, तो उसके जीवन में इक्विलिब्रियम कभी न कभी तो, चलो सुनते चलना, अगर इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा?
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो शायद हमने कुछ लोमा का प्रयोग किया था। लोमा में हमेशा कंसंट्रेशन लिखने का नियम है कि एक्टिव मास। क्या एक्टिव मास कंसंट्रेशन हो सकता है? क्या एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर हो सकता है? क्या एक्टिव मास मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है? जब लिखा कंसंट्रेशन तो बन गया Kc, जब लिखा प्रेशर तो बन गया Kp, जब लिखा मोल फ्रैक्शन तो बन गया Kf। अरे जानते हो, एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके सामने ऐसी रिएक्शन हुआ करती थी, 2H++ 2 इलेक्ट्रॉन से बना H2 गैस, याद आ रहा है? तब आप वहां पे क्यू लिखा करते थे। बेटा पढ़ेंगे पढ़ेंगे बेटा पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्यू। क्यू लिखते थे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H+ का होल स्क्वायर, हाँ या ना? आज आपने बताओ, प्रेशर लिखा कि एक्टिव मास? प्रेशर लिखा कि एक्टिव मास? ना हम कभी प्रेशर लिखते थे, ना हम कभी कंसंट्रेशन लिखते थे, हमेशा लिखते थे एक्टिव मास। लेकिन आज एक्टिव मास यहाँ पे इसका प्रेशर लिया और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन लिया। इसीलिए हमारे सिलेबस में तो ऐसा भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसमें प्रेशर भी लिखा जाता है, कंसंट्रेशन भी लिखा जाता है। नहीं सर, क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाना प्रकार हो गए? लिखिएगा पहला स्टार, विभिन्न प्रकार। बेटा बोलना नहीं। तो अब हम सबके सामने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने के दुनिया भर की वैरायटी है। आपको एक आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट बताता हूं, हमारे नीट के सिलेबस में केवल केपी और केसी। इक्विलिब्रियम चैप्टर में केवल केपी और केसी है। वैसे तो हमारे सिलेबस में केपीसी भी है, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम में केवल केपी और केसी। चलेगा, लिखते चलेंगे फटाफट। बताऊंगा, सुनते चलेंगे धीरे धीरे। पहला स्टार बना के खूब सारे स्टार आएंगे। ठीक, लिख लिया होगा आपने? चलो प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन, नेक्स्ट स्लाइड में चलो। मान लो प्यारे बच्चों, मेरे पास एक रिएक्शन है, अपनी वही फेवरेट रिएक्शन है। लेट्स इमेजिन AA प्लस BP से बना CC प्लस D। रुको, क्या आप मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा एनर्जी बता दोगे? जब मैं बोर्ड पे आप सबका ध्यान, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, सिंपल सा फंडा है। ठीक, इसका जब मैं डेल्टा एनर्जी निकालूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों शायद इसका डेल्टा एनर्जी आएगा C प्लस D माइनस A प्लस। सहमत हो बच्चों? अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखता, तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अगर कंसंट्रेशन वाला लिखता तो मैं लिखता C की पावर C इंटू D की पावर D अपॉन A की पावर A इंटू B की पावर B। बस याद रखना, ये सारी कंसंट्रेशन कोई नॉर्मल कंसंट्रेशन नहीं है, ये है इक्विलिब्रियम वाली। आया ना? ये एक बात बताओ, ये कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर, यानी मोलैरिटी। तो इसकी भी यूनिट है मोल पर लीटर, इसकी भी यूनिट है मोल पर लीटर। तो मैं कह सकता हूं मोल पर लीटर की पावर C प्लस D। बोलो हाँ या ना? क्या ऐसा ही मैं नीचे भी कह सकता हूँ कि पावर A प्लस B? क्या मैं पावर को ऊपर ले जा सकता हूँ? जब मैं पावर को ऊपर ले जाऊँ क्या बनेगा? मोल पर लीटर की पावर C प्लस D माइनस A प्लस B। अरे हाँ या ना? क्या ये आपको पहचाना पहचाना लग रहा है? अरे ये तो डेल्टा, यानी एक नियम बना लेते हैं, कोई मुझसे केसी का यूनिट पूछेगा तो मैं कह दूंगा मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। सहमत हो? यार एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन ही प्रेशर लिखा होता तो क्या यहाँ पे हर जगह प्रेशर यूनिट आई होती? यूनिट तो प्रेशर की आई होती, लेकिन पावर डेल्टा एन आया होता। क्या हर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अपनी कोई यूनिट होगी? क्या हर बच्चा मुझे यूनिट बता सकता है? मुझे लगता है केसी की जो यूनिट होगी वो होगी मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एच। शानदार, क्या केपी यूनिट बता दोगे? बोलो जरा। एटीएम की पावर। क्या प्रेशर की यूनिट केवल डेल्टा एटीएम होती है? बार भी चलेगा, एमएमएचजी भी चलेगा, पास्कल भी चलेगा। चलेगा? इधर आओ जरा, के एक्स की यूनिट बोलो। एक्स बोले तो मोल, और मोल फ्रैक्शन कोई यूनिट होती नहीं। तो यूनिट लेस की पावर डेल्टा एच। यूनिट नहीं होना मतलब यूनिट लेस हुआ ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट लेस। आसान है क्या? उसी पॉइंट में लिख लेना, यूनिट लेस की पावर डेल्टा एच नहीं होगा बेटा। यूनिट नहीं है, यही उसकी यूनिट है। बोलना नहीं।
ऐसा लग रहा है एक सवाल दे दूं, आपसे बन ही जाएगा, है ना? चेक करते हैं। अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो उसके जीवन में इक्विलिब्रियम होगा, और इक्विलिब्रियम आएगा तो उस इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट लिखा जाएगा। अभी लिखने वाले की इच्छा है कि वो कंसंट्रेशन लिखता है कि प्रेशर लिखता है कि क्या लिखता है, लेकिन हम लोग हमेशा अपने सिलेबस में प्रेशर और कंसंट्रेशन ही लिखेंगे। चलेगा? ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, सिलेबस आपका डिस्टर्ब हो रहा है। इट्स अप टू यू। मैं फिर कह दूं, कल परसों ही कहा था, समय कैसे यूज हो। अब देखो, मैं खुद के 2 मिनट बता रहा हूँ ना, इधर मैंने टॉपिक को स्टार्ट नया पॉइंट स्टार्ट कर देता हूँ। नहीं, तो आपको बताना चाहता हूँ, इट्स अप टू यू, जैसी आपकी इच्छा हो। इन सब बातों से पर उठिए, कुछ एक महीने हैं, पढ़ाई करिए। एंड ऑफ द डे, इस साल भी हुआ था, फिर मत होने देना। अंत में बस यही याद रहता है, सही बताऊं, यार काश ऐसा कर लेते। और मेरा एक मानना है, जो भी हो जैसा भी हो, मन में कभी मलाल ना हो। पढ़ना है तो ढंग से पढ़ लो, और नहीं पढ़ना तो फिर नहीं पढ़ो। लेकिन अब 2-3 महीने मलाल मत रखना, साहब ये कर सकते थे, हमने नहीं किया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये नहीं होना चाहिए। बाकी जो रिजल्ट है होने दो, रिजल्ट अपने उसमें नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि हम सब ऐसी लाइफ जी रहे हैं, वी कैन नॉट रिग्रेट, यार वो क्यों नहीं किया। रिग्रेट नहीं हो किसी चीज का। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हैं? 2-3 महीने फैसला आपका है, डिसीजन आपका, कैरियर आपका है। हम यही थे, अब यही रहेंगे। प्यारे बच्चों, तो मैं आपसे कह रहा था कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आइए जरा सब लोग जुड़ जाइए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमें यूनिट भी लिखनी पड़ सकती है और इसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ सकता है। ठीक, एक छोटा सवाल लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल लिख लें। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ, आप गौर करना, मैं बार बार एक वर्ड बोलता हूं, एक्सप्रेशन। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ केपी, केसी एंड केएक्स, एंड ऑल्सो राइट यूनिट, एंड ऑल्सो राइट यूनिट। और आपके सामने कुछ एक रिएक्शन है, N2 + 3H2 से बना 2NH3। इसका एक्सप्रेशन लिखना है आपको, Kp का, Kc का और Kx का, और यूनिट भी लिखना है। मतलब मैं चाहता हूं बच्चा रिएक्शन देख के तुरंत यूनिट सोचने लग जाए। अगली रिएक्शन नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, अमोनिया वाली रिएक्शन थी, कोई नई रिएक्शन नहीं थी। N2 + 3H2 से बना 2NH3। शुरू हो जाइए, Kp Kc लिख लोगे ना? आप यकीन नहीं करेंगे, सबके सब गलत लिखोगे। अगली रिएक्शन है आपके सामने, बोर्ड पे लिख देता हूं, बाद में लिख लेना। NH4HS से बना है अमोनिया गैस प्लस H2S गैस। आओ देखते हैं पहला वाला। अरे सबने केसी तो लिख ही लिया होगा। आप कहोगे सर आप हमसे ये पूछ रहे हो, केसी का एक्सप्रेशन आपने लिखा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 की पावर 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। हाँ या ना? हाँ या ना? कितने बच्चों ने ऐसा लिखा, रेज योर हैंड जल्दी से। चालाक हैं आप। हाँ, अगर आपने इक्विलिब्रियम नहीं लिखा तो मैं उसको सही नहीं मानूंगा। समझ पाए? ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये है कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये जो मैं इस पूरे चैप्टर में अलग सी डिजाइन बनाऊंगा, ये इस पूरे चैप्टर में थ्योरम्स और कन्वेंशन है, इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? ये मत कहना सर अच्छे से लिखो, मैं ऐसे लिखूंगा इक्विलिब्रियम। चलेगा? अरे चलेगा ना? चलो, क्या हमने केसी का एक्सप्रेशन लिख लिया? क्या आप सब केपी का भी एक्सप्रेशन लिख लोगे? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की पावर 3। आओ, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग केएक्स का एक्सप्रेशन। केएक्स यानी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन लिखना है। इस पूरी कहानी में याद रखना, वागे साहब के केपी केसी केएक्स एक्सप्रेशन में याद रखना, केवल गैसेस ही लिखा जाएगा। प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन का सब कुछ एक्टिव मास कितना मानोगे? 1। तो बच्चे कई बार डाउट लाते हैं, सर मोल फ्रैक्शन तो लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन नहीं लिख रहे हो, एक्टिव मास लिख रहे हो। तो एक्टिव मास हमेशा कितना रहेगा? 1। उसी के लिए अगला सवाल है फिलहाल। इसका जब मैं केएक्स का एक्सप्रेशन लिखूंगा, तो यहां लिख रहा हूं, सबको दिख रहा है? इधर लिख देता हूं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, और सब में लगा दीजिए पावर स्टोइकियोमेट्री वाली। बताइए मैंने केपी और केएक्स में कुछ गलती करी है? हाँ, एट इक्विलिब्रियम।
ये सारी कहानी कहाँ चल रही है? इक्विलिब्रियम में। मतलब यूं ही कोई कंसंट्रेशन लिख दोगे तो केसी केपी नहीं मिलेगा। केसी केपी तब मिलेगा जब कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाला लिखोगे। दिस इज क्लियर? चलो चलते हैं यूनिट की ओर। कितने बच्चे मुझे खटाखट यूनिट बता देंगे? बता दोगे ना? तो कॉपी में लिखते चलिए फटाफट। पहले वाले की यूनिट मोल पर लीटर की पावर 2 - 4 - 2। आसान है। दूसरे वाली केपी की यूनिट बता दिया बच्चों, एटीएम की पावर -2। शानदार। तीसरे वाली की यूनिट बता दो, यूनिटलेस की पावर -2। लिख लेना बेटा यूनिटलेस। कोई दिक्कत? चलिए, ऐसा लग रहा है कोई भी सवाल आप कर लेंगे, है ना? धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलेंगे। फिलहाल अगला सवाल, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ सेम सवाल, केसी केपी एंड केएक्स, और आपको यूनिट भी बताना है। याद रखिएगा, हम इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वागे साहब का गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। इसीलिए अगर कोई बच्चा कभी गलती से कुछ अच्छी किताबें पढ़ने लगता है तो इक्विलिब्रियम की बहुत सारी बातें उसे देखने को मिलती हैं, लेकिन हम केवल पढ़ रहे हैं वागे साहब का गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। दो तीन महीने हैं, दौड़ लो ना ताकत से बच्चे, आके करते रहे। कॉलेज पहुंच के करोगे तो अच्छा लगेगा, पता। जिनसे मैं कह रहा हूँ वो समझ गए। वो ग्रुप बना के बैठ के बातें करना, यार बाकी आपका डिसीजन है। क्लास डिस्टर्ब कभी ना करो। फीस जमा करिए, मन चाह काम करिए, लेकिन क्लास डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है? हाँ, और क्या, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप। आइए प्यारे बच्चों, देखते हैं। केसी हमने लिख लिया होगा। तो जब मैं इसका केसी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो सो सिंपल, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 1 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2S की पावर 1। और 1 को हम लिखते नहीं। नीचे बताओ, हम अमोनियम NH4HS को लिखे कि ना लिखे? सच बताओ, लिखते नहीं कि 1 लिखते हैं? 1 हम लिखते हैं कि वागे साहब लिखते थे? और वागे साहब लिखते थे तो हम भी लिखते हैं, और 1 को हम लिखते नहीं। नहीं समझे? क्या यहाँ पे 1 लिखा है लेकिन हम 1 को लिखते? तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने एक्सप्रेशन ऐसा लिख दिया, बोलो चलेगा? चलते चलते मुझे बता दो, क्या केसी की यूनिट भी बता दोगे? और प्यारे बच्चों, यूनिट होगी मोलैरिटी की पावर 2। अरे कैपिटल एम लिख दिया, कोई दिक्कत? यही तो मोल पर लीटर है। अच्छा, अगला वाला ये भी बता दोगे ना? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। आसान है क्या? और इसकी यूनिट है प्यारे, अच्छा सब चालाक हो गए आप लोग, हैं पहले ही गलत बोल रहा हूँ। हाँ है, आप सब समझ गए हैं, लेकिन फिर भी कॉपी में लिख लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S की पावर 1। याद रखना, ये सारी कंसंट्रेशन नॉर्मल कंसंट्रेशन नहीं है, नॉर्मल एक्टिव मास नहीं है, ये है एट इक्विलिब्रियम। आसान है प्यारे बच्चों। अगर आप ध्यान से समझो ना, तो मैंने इस चैप्टर कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 3। सबसे पहला है थ्योरेटिकल पार्ट, दूसरा है मैथमेटिकल पार्ट, और तीसरा है लॉ का। एक बच्चा अगर ध्यान से समझे, कहीं ना कहीं जब मैं मैथमेटिकल पार्ट की बात करता हूँ तो बात करता हूँ कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी की। तो बच्चे क्या लगना चाहिए, यार केपी केसी निकालना तो बहुत आसान है, किसी भी रिएक्शन का केपी केसी निकाला जा सकता है। वो रिएक्शन गिवन होगी, कंडीशन गिवन होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन रखो, सॉल्व करो, आंसर आएगा। हाँ या ना? देखा जाए तो क्या केपी केसी निकालना कोई बड़ी चीज है? एक्सप्रेशन लिख के वैल्यू ही तो पुट करना है, बोलो ना। क्या केपी केसी निकालना कोई बड़ी चीज है? दुनिया का कोई भी सवाल होगा, रिएक्शन होगा, एक्सप्रेशन लिखना, वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, हाँ या ना? लेकिन सारा खेल बस इसी वैल्यू निकालने का है। कैसे वो वैल्यू में आपको घुमाएगा, कहां कहां ट्विस्ट आएगा, वो सिखाऊंगा। लेकिन इतना तो हर बच्चे के मन में आने लगा है कि मैं किसी भी, इस बर्तन में एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसके जीवन में क्रियोम आ चुका है, मुझे उसका कंसंट्रेशन मिल जाए तो मैं फटाफट उसका केसी बता दूंगा। बोलो हाँ या ना? बोलो ना। एक सवाल लिखो जरा, अगर समझ पा रहे मेरी बात को तो। एक रिएक्शन लिखिएगा। रिएक्शन है आपके सामने, N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3।
N2 plus 3H2 से बना 2NH3। If at equilibrium, if at equilibrium moles of nitrogen, hydrogen, ammonia, moles of nitrogen, hydrogen, ammonia are 2, 1, 2। बोर्ड पे वैल्यू लिखी है 2, 1, 2 respectively, if the volume of container is 1 liter, if the volume of container is 1 liter, then calculate Kc and Kp for the reaction. Then calculate Kc and Kp for the reaction. रुको, मुझे पता है ये बहुत सारे बच्चों सवाल बन जाएगा, सवाल में दम नहीं है। मैं सवाल के साथ धीरे धीरे मैथमेटिकल सेक्शन की शुरुआत करने वाला हूँ। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, आपको नहीं करना, मुझे कुछ सिखाना है, बोर्ड का जरा। एक बात बताओ, आपके सामने क्या गिवन है? रिएक्शन। और आपसे क्या केसी केपी पूछा है? अब केसी केपी पूछा है और कहानी इक्विलिब्रियम की चल रही, तो क्या मुझे वागे साहब का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा? क्या हर बच्चा इस रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिख लेगा? केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इनटू, हाँ या ना? राइट द एक्सप्रेशन, पुट द वैल्यू। क्या मुझे सबका कंसंट्रेशन दे रखा है? रुको, ये कंसंट्रेशन है कि मोल है? लेकिन बर्तन का वॉल्यूम कितना है? तो क्या जो मोल है वही कंसंट्रेशन है? तो भैया कंसंट्रेशन लिखिए, वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, तमाशा खत्म, है ना? अगर ऊपर ऊपर से देखो तो ये बहुत आसान नहीं लग रहा, और आसान है। बस खेल इतना होने वाला है, आज मैंने इक्विलिब्रियम की वैल्यू दी है, कल को आपको खुद से निकालनी पड़ेगी, और कोई खेल नहीं चलेगा। लेकिन आज सवाल में केसी के साथ मैंने क्या पूछा है? अब जब केपी पूछा है तो क्या आपको पार्शियल प्रेशर चाहिए? बोलो ना यार, एक लाइन और इसमें लिख लो, इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 10 atm, if total pressure at equilibrium is 10 atm, इक्विलिब्रियम पे मुझे टोटल प्रेशर कितना दिया है? 10 atm, और उसने मुझसे केसी केपी पूछा, बोलो हाँ या ना? आओ प्यारे बच्चों, मिलके करते हैं, मुझे आप सबका ध्यान एक बार बोर्ड पे चाहिए, बोर्ड पे आइए जरा। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखी है, N2 plus 3H2 से बना 2NH3, हाँ या ना? बताओ ये 212 जो मोल है वो इक्विलिब्रियम के हैं कि इनिशियल है? कहाँ के हैं? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T बराबर T इक्विलिब्रियम चलेगा? T बराबर मतलब ये कौन सा समय है? जब इक्विलिब्रियम आएगा उस समय इसके कितने मोल है? तो इसके 1, इसके 2, बोलो हाँ या ना? ये मोल है कि क्या है? तो क्या यही कंसंट्रेशन होगा? आज का वॉल्यूम 1 लीटर है। शुरू से आपके दिमाग में सही तरीका बैठा रहा हूं, मैं ऐसे नहीं सिखा रहा हूं बेटा जो मोल है भाई कंसंट्रेशन मान लेना। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, पहले वॉल्यूम चेक करना। अरे जैसे सिखा रहा हूं बिल्कुल फ्रेश तरीके सीखो, मैं आपसे कह रहा हूं। क्या इसमें वॉल्यूम 1 लीटर गिवन है? तो क्या इसका जो मोल है वही कंसंट्रेशन होगा? नहीं तो मैं कहता 2 बाई जो भी वॉल्यूम होता, और फिर कंसंट्रेशन निकालता, हाँ या ना? लेकिन आज मुझे केसी निकालना आसान है, मुझे पता है हर बच्चा निकाल लेगा, निकाल लेगा ना? निकाल लोगे ना? लो लिख के देता हूं मैं, तो केसी कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 का क्यूब, हाँ या ना? व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ केसी? यस और नो? लेकिन अब मुझे क्या निकालना है? अब अपने आप से पूछो आपको क्या चाहिए? केपी। तो केपी के लिए क्या चाहिए? पूरी क्लास का जवाब चाहिए। पार्शियल प्रेशर इनिशियल की इक्विलिब्रियम वाला, पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट का कि प्रोडक्ट का? उन हर सब्सटेंस का जिनका नाम, जिनका एक्सप्रेशन आने वाला है केपी के एक्सप्रेशन। हर किसी का पार्शियल प्रेशर नहीं चाहिए, उसका पार्शियल प्रेशर चाहिए जो केपी के एक्सप्रेशन में आने। क्या केपी के एक्सप्रेशन में तीनों आएगा? तो क्या तीनों का पार्शियल प्रेशर चाहिए? तो तीनों का पार्शियल प्रेशर चाहिए। पार्शियल प्रेशर कितने फॉर्मूले हैं? बेसिक कांसेप्ट खट से फॉर्मूले आ जाए, कितने फॉर्मूले? पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर एंड पी बराबर सीआरटी। आज बताओ मैं पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन से निकालूं कि मोल फ्रैक्शन से? कंसंट्रेशन से क्यों ना निकालूं? क्योंकि सवाल में टेम्परेचर दिया। बच्चे कहते सर अपने से 25 मान लो, अपने से ऐसे नहीं माना जाता। जब कुछ नहीं माना जाता तब 25 माना जाता है।
मतलब जब सारे रास्ते बंद हो जाए तब एजम्पशन लिया जाता है, जब रास्ते और है तो एजम्पशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्या सिखा रहा हूँ समझ पा रहे हो ना? सभी पॉसिबिलिटीज को चेक कर रहे हैं। अब बताओ मुझे पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो क्या मुझे पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यही रास्ता अपनाना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन इनिशियल इक्विलिब्रियम वाला, पार्शियल प्रेशर इनिशियल इक्विलिब्रियम वाला। क्या मुझे मोल इक्विलिब्रियम वाला पता है? क्या मैं यहां से मोल फ्रैक्शन निकाल लूंगा? टोटल मोल कितने हैं? 2 2 4 1, साथ में बोलो ना यार। 2 2 4 1। क्या इसका मोल फ्रैक्शन 2/5 होगा? 1/2 आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए कि पार्शियल प्रेशर? अगर आपसे पूछा होता के एक्स, क्या पूछा होता, तो क्या खेल यहाँ पे खत्म होता? लेकिन आपसे के एक्स नहीं पूछा, क्या पूछा बच्चों? के पी। तो मुझे क्या चाहिए? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर, बोलो हाँ या ना? टोटल प्रेशर कितना है? ए टोटल प्रेशर इनिशियल है कि इक्विलिब्रियम वाला? ये बार बार पूछना, ये आदत में ढल जाओ। एक सवाल आपके नहीं गलत होंगे, माफ करो, ये आदतों में ढल जाओ। आप सवाल मिलते ही शुरू हो जाते हो। पहले क्वेश्चनिंग बेसिक अपने मन में लानी है। इज दिस क्लियर? क्या मुझे टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम का दिया है? खेल खत्म है तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू लिख रहा हूं मैं 2/5 इंटू 10, 1/5 इंटू 10, 2/5 इंटू 10। हाँ या ना? मन में ये मैथड सेट हुआ कि नहीं हुआ? मोल, मोल से मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से पार्शियल, मोल, मोल से मोल, मोल फ्रैक्शन से पार्शियल, मोल, मोल से मोल, मोल फ्रैक्शन से पार्शियल। हर सवाल में करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं समझे? हाँ, मैं इसी सवाल को अभी कुछ देर में एक लाइन में भी करना सिखाऊंगा, लेकिन ये भी हमें करना पड़ेगा। हमारी नीट में थ्योरेटिकल सवाल भी आए हैं, डेरिवेशन वाले, न्यूमेरिकल सवाल भी आए हैं। इज दिस क्लियर? फिलहाल क्या तीनों का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा? क्या केपी आ जाएगा? एक बार पूरी क्लास मुझे केपी की वैल्यू बताएगी जल्दी से। फ्रैक्शन बोल दो। अभी अभी सवाल, सवाल अभी शुरू नहीं हुए, शुरू होंगे 2 लेक्चर सवाल चलेंगे। अभी तैयारी चल रही है धीरे धीरे। जिससे पूछो केपी बताएगा। क्या कहते हो? जो नहीं कर रहा उससे पूछा जाएगा। आगे केपी। कुछ कहना चाह रहे? एक्सपर्ट कमेंट। सोशल मीडिया के जमाने में ऐसी कमेंट करने की आदत पड़ी ना, इंसान कहीं भी कुछ भी कमेंट करता रहता है। आगे चले क्या? चलो फिलहाल हर बच्चे ने केपी निकाल लिया होगा, बोलो हाँ या ना? एंड द केपी इज 1/4। कितने बच्चों का आया? किसी की नहीं आया क्या? एंड द केपी इज 1/2। गलत। एटीएम की पावर -2। आसान है। कैसा लगे अगर ये सवाल आपको चुटकियों में करना सिखा दो? सिखा दो क्या? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट स्टार, रिलेशन बिटवीन, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन। अब सब लोग बोर्ड पे आ जाओ। रिलेशन बिटवीन, बोर्ड पे आइए। एक है के पी, एक है के सी, एक है डन। अपने काम का है केपी और बाकी सब अपने काम का। एक थोड़ा एक्स्ट्रा एज के चक्कर में पढ़ ले रहे हैं। आसानी से उतर जाएगा तो उतरने देंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे। चलेगा? कितने कांस्टेंट है? केपी डन। चलो जो पूछूं आप सबका ध्यान चाहिए, ठीक? प्लीज नजरें मत हटाना। सबसे पहले मुझे बताओ कि आप सबको पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला याद है? पार्शियल प्रेशर कितने फॉर्मूले? मोल फ्रैक्शन इनटू, क्या बात है भाई, सबको याद है? एक फॉर्मूला और बता दो। क्या बात है। तो मैं कह दूं P बराबर CRT, बोलो चलेगा? मैं कह दूं पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, बोलो चलेगा? यार एक बात बताओ, ये जो फ्रैक्शन होता है ये तो मैथमेटिकल टर्म है। फ्रैक्शन मतलब हिस्सा। एक फील का सवाल पूछ रहा हूँ, फ्रैक्शन मतलब अगर टोटल में से, टोटल हिस्सा किसी का मल्टीप्लाई करोगे, टोटल में से हिस्सा किसी का, मान लो 2 दोस्तों ने पिज्जा मंगाया, 3 दोस्तों ने पिज्जा मंगाया, सॉरी अभी दोपहर होने आपको मन कर जाएगा, ऐसे एग्जांपल मत लो सर ऐसा। मान लो ठीक, 3 दोस्तों ने पिज्जा मंगाया मान लो। अब पिज्जा कीमत थी 200 रुपए मान लो। 5वीं क्लास का सवाल पूछ रहा हूँ, देखते जवाब दे पाते हो क्या? पिज्जा कीमत कितनी थी? 200 रुपए। दोस्त कितने थे? एक दोस्त ने पैसे लगाए 100 रुपए, तो बाकी दोनों मिलके कितने लगाए?
ये मैंने कब बोला 50-50? दोनों ने मिलकर कितने लगाए? 100 रुपए। सुनना, एक पिज्जा आया। जनरली पिज्जा सर्कुलर शेप का होता है, बशर्ते कोई डिजाइनर शेप ना हो। फिलहाल अगर पिज्जा सर्कुलर शेप का है ना, कितने दोस्त थे? कितने दोस्त थे? पैसे कितने थे? एक दोस्त ने लगाए, तो जिसने 100 रुपए लगाए उसका कितना हिस्सा हुआ? पक्का? अब मान लो पिज्जा आया 250 ग्राम मान लो, तो बताओ उस दोस्त को कितने ग्राम पिज्जा खाना चाहिए? दिमाग पे जोर तो नहीं आया? मतलब ये बेसिक कैलकुलेशन आपके मन में है कि नहीं है कि टोटल में से हिस्सा गुणा कर दो? अरे हाँ या ना? टोटल में से हिस्सा मल्टीप्लाई कर दो। टोटल कितना था? 250, उसका हिस्सा हाफ। यही तो किया आपने, कि अंदर से आया था 125। हाँ या ना? तो जब आपने हाफ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 125। यस और नो? प्यारे बच्चों, मान लो ये है टोटल कंसंट्रेशन, मान लो 60। क्या ये है टोटल कंसंट्रेशन। इसमें मैंने हिस्सा मल्टीप्लाई किया, ए का हिस्सा, किसका हिस्सा? तो किसका कंसंट्रेशन मिलेगा? बी का हिस्सा तो, सी का हिस्सा तो, ए का मोल फ्रैक्शन तो किसका प्रेशर? बी का मोल फ्रैक्शन तो, सी का मोल फ्रैक्शन तो। आसान है ना? ए का कंसंट्रेशन तो ए का प्रेशर, बी का कंसंट्रेशन तो। यस और नो? यस और नो? सही कह रहा हूं? अब क्या करना आपको, जरा सुनिएगा। इधर लगाओ के, 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 इधर लगाओ के। आर टी पी टी सी टी डेल्टा एन जी डेल्टा। नेक्स्ट पॉइंट लेकिन ना, रिलेशन बिटवीन, देखो क्या केपी केसी का रिलेशन आ गया? कौन सा रिलेशन? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है? क्या केसी और केएक्स का भी रिलेशन आ गया? क्या केपी और केएक्स का भी रिलेशन आ गया? अरे हाँ या ना? कितना आसान है, जो फॉर्मूला तो उसमें के तो लगाना है। एक बार समझ से कहता सर ये कैंसिल हो गया तो, अब लगाया था कैंसिल नहीं करना है, लिखिए जरा जल्दी से जल्दी। आई होप आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। अभी पूछूंगा आपसे, ठीक? तो तीनों कांस्टेंट के बीच में रिलेशन आ चुका है। अब यहां से पूरी कहानी हम रोकेंगे, केवल अब हमारी कहानी चलेगी केपी और केसी, ठीक है? मतलब अगर कभी टेस्ट पेपर इधर उधर देते हैं तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे केएक्स तक के, तो घबराना नहीं, इसलिए आपको बता देते हैं। लेकिन क्लियर कट शब्दों में कह रहा हूँ, नीट में केपी केसी कहानी वही है कि कभी गलती से जॉन टेलर हो गया तो आप तैयार हैं। समझ पा रहे क्या? लेकिन अब ऐसा संभावना नहीं है। अभी इसी साल सिलेबस चेंज किया था, फिर जॉन टेलर करेंगे, क्या बात होती है? जॉन टेलर नहीं सुना आपने? अब तो समझ गए होंगे आप यार। अब हमारी केमिस्ट्री में जॉन टेलर एक कहावत के रूप में यूज होता है। 2016 में पहली बार जॉन टेलर आया था, उसके बाद से ऐसे वो सवाल जो बहुत अजीब से लगते हैं उन्हें हम जॉन टेलर सवाल के नाम से जानते हैं, ठीक है? फिलहाल क्या सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे? आओ आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सब भूल के बस एक कॉन्सेप्ट पकड़ लो, केपी केसी वाला पकड़ लो। केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा। एक बार बोल के बताओ जरा। आरटी पावर डेल्टा एन। बोर्ड पे जुड़ेंगे प्यारे बच्चों? मैंने आपके सामने फिर से एक्सप्रेशन लिखा, केपी इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एन। अभी एक्सप्रेशन हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हमने क्या किया, दोनों तरफ ले लिया लॉग। क्या ले लिया? ले ले लॉग। बोर्ड पे जुड़िएगा प्लीज। वही तरीका है, समझेंगे फिर लिखेंगे। अब मैं दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ, मैं आपके सामने डेरिवेशन कर रहा हूँ, आपको डेरिवेशन कॉपी में नहीं लिखना है, बस लास्ट बार रिजल्ट लिख लेना, ठीक? लेकिन वो याद कराने के लिए मैं पूरा कर रहा हूँ। आ जाओ। इधर भी लिया लॉग और इधर भी लिया, तो प्यारे बच्चों जब इधर लूंगा लॉग तो बनेगा लॉग, और इधर लूंगा लॉग तो बनेगा लॉग केपी इनटू दिस होल। बोलो ना। आपको इतना तो पता है मेरे प्यारे बच्चों, लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। हाँ या ना? बी हो गया लॉग ई, हो गया लॉग बी। तो मैं लिख देता हूँ लॉग के पी बराबर लॉग के सी प्लस लॉग आर टी की पावर डेल्टा एन। कोई आपत्ति? मैंने कहा तुम भी कांस्टेंट तुम भी कांस्टेंट, दोनों साथ में आओ। जब दोनों साथ में आएंगे तो लिख दूं मैं लॉग के पी माइनस लॉग के सी। डन। एक स्टेप गायब कर रहा हूँ, क्या ये लॉग ए माइनस लॉग बी है? क्या ये लॉग ए माइनस लॉग बी है? इसे कह दूं मैं लॉग ए अपॉन बी, चलेगा? इसे कह दूं मैं लॉग के पी बाई के सी, बोलो चलेगा? मैंने आपके सामने लिखा लॉग के पी बाई के सी, उधर लिख रहा हूँ बराबर डेल्टा एन जी, बाहर आएगा। लिख देता हूँ मैं डेल्टा एन जी लॉग आर टी। किसी को आपत्ति हो तो रेज योर हैंड। दो स्टेप टाइप के बीच में
बेटा आपत्ति है? जा सकते हैं, देखिए जरा, डेल्टा डेल्टा एन जी लॉग आर टी, अरे समझ गए ना? एक बात बताओ, ये लिखा है मैंने आपके सामने लॉग के पी बाई के सी इक्वल टू डेल्टा, यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? बोलो ना। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, क्यों करते हैं भी समझ जाना, ठीक? मतलब ये इक्वेशन भी अपने आप में है, इस पे भी सवाल बनेगा, भी कराऊंगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, थोड़ा शिफ्ट करता हूँ, तो लॉग के पी बाई के सी माइनस डेल्टा एन जी लॉग आर टी बराबर 0 चलेगा? नहीं चलेगा। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, लॉग 1/a को हम कह सकते हैं माइनस लॉग ए, बोलो कह सकते हैं? तो उल्टा भी तो सोचो ना, लॉग ए को कह सकते हैं माइनस लॉग 1/a, लॉग ए को कह सकते हैं माइनस लॉग 1/a, एग्री और नॉट? ये क्या लिखा लॉग, इसके पहले क्या साइन है? अपने को नेगेटिविटी पसंद है पॉजिटिविटी? तो इसे हम प्लस बना ले क्या? इसे जब हम प्लस बनाएंगे तो इसे लिखना पड़ेगा log 1/RT। जब इसे हम log 1/RT करेंगे तो हमारे सामने एक्सप्रेशन आएगा log kp बाई प्लस डेल्टा एनजी log 1/RT बराबर 0 चलेगा? सुनिएगा, मेन फॉर्मूला जो आप सबको याद करना है, kp इक्वल टू kc इंटू RT पावर डेल्टा। उसके साथ साथ आपको ये दो फॉर्मूले और याद करने हैं। साहब ऐसा क्यों? उसके पीछे का मात्र एक कारण है, सवाल। अपने को लॉग में भी फॉर्मूले याद करने हैं। एक बार जरा ध्यान से इस फॉर्मूले देखो, लॉग के पी बाई माइनस डेल्टा लॉग बराबर प्लस वाला बोल पाओगे? एक बार बिना देख के बोल के बताओ, लॉग प्लस लॉग 1/RT बराबर 0। सबको याद हो गया? मेन फॉर्मूला के पी के सी, लॉग में दो फॉर्मूले, एक माइनस डेल्टा एनजी और एक प्लस डेल्टा एनजी। बताओ लॉग आरटी माइनस डेल्टा एनजी के साथ आता है कि प्लस डेल्टा एनजी? माइनस डेल्टा। ये बिल्कुल स्मूथली पानी जैसे याद होगा तो सवाल करने में मजा आएगा, चलेगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, स्टार बना के, नेक्स्ट स्टार, ये दोनों फॉर्मूले लिखना बस। प्यारे बच्चों, अपने कॉमन सेंस को जगा लीजिए। मात्र एक फॉर्मूला Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng, उसका हमने लॉगरिथमिक फॉर्म लिखा। इस पे बड़े प्यारे प्यारे सवाल बनते हैं, सवाल सारे करेंगे। एक बार ये सारे पॉइंट्स कवर कर लो, फिर सवालों का सिलसिला शुरू होगा। लॉग Kp बाई Kc माइनस डेल्टा Ng लॉग RT बराबर 0 और प्लस डेल्टा Ng है तो लॉग 1/RT। कंफ्यूजन यही आता है, कहाँ RT है कहाँ 1/RT। और ये सवाल बच्चा गलत नहीं करता, बल्कि बच्चा निगेटिव करके आता है, इसको अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। लिख लिया होगा? एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूँ, पूछ लूं क्या? आप सबको आर की वैल्यू याद है क्या? आर की वैल्यू याद है? चलो नेक्स्ट स्लाइड में। बच्चों, सबसे ज्यादा निगेटिव अगर कोई बच्चा करता है इस पूरे टॉपिक में तो वो कहाँ होता है? मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा हूँ, बढ़ूं आगे, थोड़ा जल्दी लिख लो यार। लिख लिया बच्चों? चलिए एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूँ, बोर्ड पे आइए। प्यारे बच्चों, आप सबको केपी केसी का फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं याद हुआ? समझो, लिखो ना। केपी केसी का फॉर्मूला याद हो गया? फिर से मैं बोर्ड पे, आप सब बोर्ड पे आ जाओ। फॉर्मूला याद हो गया? बोलो जरा। Kp इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा H। परफेक्टली याद है? मतलब सवाल कुछ नहीं होगा, Kc की वैल्यू होगी, आपको Kp निकालना होगा, तो Kp बराबर Kc RT रख के डेल्टा H रख के सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ या ना? एग्जामिनर इतनी बार आपसे निगेटिव करा चुका है और फिर करा सकता है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, देखता हूँ आप जवाब देते हो कि नहीं। आज प्यारे बच्चों, ये जो कैपिटल आर है, इसकी वैल्यू हमें याद है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, याद है? तो कैपिटल आर की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, एग्री? लेकिन आर की एक वैल्यू और होती है 8.314 और एक वैल्यू और होती है 2 कैलोरी। बताओ यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू लिखूं कि ये वाली की ये वाली? कॉमन सेंस चाहिए मुझे, ऊपर वाली वैल्यू लिखो, क्योंकि आज केसी हमेशा कंसंट्रेशन में है, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर है, लीटर है मतलब आर की कभी वैल्यू यूज होने वाली, ये भी कभी यूज होने वाली। दिमाग में सेट कर लो, आज इस चैप्टर में जब भी आर यूज होगा वो हमेशा 0.021 लीटर एटीएम यूज होने, एक बात। दूसरी बात, अब बताओ बच्चों, अगर आर की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू बोलो ना, होगी तो यही ना? तो अब बताओ जो केपी होगा उसे मैं एमएम एचजी में लिख सकता हूं क्या?
उसे मात्र 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 लिखना पड़ेगा एटीएम में। और यही वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा आप निगेटिव करते हो। ऐसे सवाल आए भी आपके एग्जाम में है, लालच वाले नंबर थे, बच्चे ने सीधे कैंसिल कर दिए और एमएमएचजी में लिखा था। जल्दबाजी मत करना, आपको उसे एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले की शर्त है आर अगर लीटर एटीएम में है तो केपी को एटीएम में होना। एक ऐसे टेस्ट सीरीज का सवाल है, आपसे पूछता हूँ, उन्होंने क्या किया, फेल किया, ये याद हो गया सबको? अरे केपी बराबर केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा, इतना याद हुआ नहीं याद हुआ? केपी किस में होगा, केपी किस में होगा? अब टेस्ट सीरीज में सवाल फ्रेम किया, उन्होंने आर की यहाँ पे वैल्यू रखी, कैपिटल आर इज इक्वल टू 0 पॉइंट कुछ एक हाइपोथेटिकल वैल्यू दे दी, लेट्स इमेजिन 0.2, और यहाँ पे लिखा लीटर, और यहाँ उन्होंने लिखा एक नया यूनिट प्रेशर का। हेलो, लिख दिया, लेट्स इमेजिन मैंने बार ही लिख दिया, अभी मान लो क्या लिख दिया। अब बताओ, जब मैं केपी लिखूंगा तो एटीएम में लिखूंगा कि बार में? तो उन्होंने एक नया प्रेशर का यूनिट लिखा था, उस नए प्रेशर से आपको पहले केपी को कन्वर्ट करना था, फिर वो वाला केपी लिखना था। बात की गहराई समझे क्या? ये फॉर्मूला लगाते समय ब्लाइंडली मत लगाना, देखना आर की वैल्यू गिवन क्या है। अब अपना जो नीड है इतना नहीं घुमाने वाला, पर बच्चा याद रहे लीटर एटीएम है तो मुझे केपी भी एटीएम में ही लिखना पड़ेगा। लिखिएगा नेक्स्ट स्टार, नेक्स्ट स्टार, केपी इज इक्वल टू केसी इनटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, केपी मस्ट बीन एटीएम। उस समय आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको आरटी का प्रोडक्ट भी याद कराया है। जब टेम्परेचर होगा 298 केल्विन या 300 केल्विन तो आरटी की वैल्यू कितनी होगी? आज भी वो यहां काम आएगी। हाँ 24 पॉइंट, और हम इसे लगभग कितना मान लेते हैं? 25। ये देखो तैरता हुआ आदमी दिख रहा है, 25 चलेगा बच्चे। आइए, आप सबका ध्यान मुझे एक बार फिर से बोर्ड पे चाहिए। आगे क्या? प्यारे बच्चों, एक बार मुझे केपी केसी का फॉर्मूला बोल के बता दोगे पूरी क्लास? केपी बराबर इंटू आरटी की पावर डेल्टा एन। सहमत हो? ये क्या लिखा है और ये क्या है? आर और टी। आर मतलब 0.021 और टी मतलब टेम्परेचर। बोलो ना। एक फैक्ट बता रहा हूं आपको, एक फैक्ट बता दूं, बता दूं क्या? जब टेम्परेचर होगा 1/r के बराबर, जब टेम्परेचर होगा तो इसकी वैल्यू होती है 12.18 केल्विन। कितनी होती है? पहले याद करो इसको दिमाग में। 1/r कितना होता है? पता, साइबेरिया में जब ऐसी कोई बात आती है तो आप चौकन्ने हो जाते हो, अच्छा बोलेंगे है, सुनते हैं, मतलब ऐसी फालतू की बातें सुनने में खूब इंटरेस्ट आता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर इक्वल टू 1/r है, मतलब हाँ कोई पंचायत बताए कोई इधर, खूब अच्छा, हाँ अच्छा ऐसा भी होता है क्या? मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर इक्वल टू 1/r 12.18 है, ये सुनने में आपको अच्छा हाँ होगा। 1/r कितना है? 12.18 केल्विन। पॉइंट क्या है, मुद्दे पे आ रहा हूँ ना। 0 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन होता है? 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस 273, बोलो ना। जब टेम्परेचर होगा 12.18 कितना होगा? मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्या वही 1/r के बराबर है? यानी अगर मैं यहाँ टेम्परेचर लिख दूं 12.18, क्या लिख दूं? तो क्या वो 1/r है? तो r इंटू 1/r विल गिव, यानी मेरे प्यारे बच्चों हम एक रूल बना लेते हैं, r इंटू 12.18, r इंटू, क्या ये 1 होगा? लेकिन अगर टेम्परेचर 12.18 से बड़ा हुआ, 12.18 से 13, 14, 15, 16, 17, 20, 273, तो बताओ ये 1 से बड़ा होगा 1 से छोटा? 1 से छोटा होगा ना। नंबर बड़ा होगा, प्रोडक्ट छोटा होगा सर। आइए जरा, अगर प्यारे बच्चों ये होगा 12.18 से छोटा, 12.18 से, तो बताओ आरटी लेस देन 1 ग्रेटर देन 1? अब खेल समझना, ठीक? पहले दिमाग में सेट करो, अगर टेम्परेचर हुआ 12.18, कितना हुआ? ये बहुत कम टेम्परेचर है क्या? अक्सर टेम्परेचर कितने टेम्परेचर होती है? 25, और 25 कितना केल्विन? यूं ही हम टेम्परेचर कितना मानते हैं? 298 केल्विन। बोलो ना। जाने अनजाने में हमारी पूरी केमिस्ट्री में, हमारी पूरी केमिस्ट्री में बताओ आरटी 1 मान के चलोगे कि आरटी ग्रेटर देन 1 मान के चलोगे?
लेकिन हमेशा हो कोई जरूरी, हम ये मान के, क्योंकि टेम्परेचर अगर 0 हुआ मतलब 273 केल्विन हुआ तब भी तो आरटी 1 से बड़ा हुआ। अब जब आरटी 1 से बड़ा हुआ तो क्या क्या हुआ जरा सुनिएगा, अभी लिखना बोर्ड पे आना जरा। प्यारे बच्चों एक बार मुझे केपी केसी फॉर्मूला बता दोगे, बोल के बताओ। केपी इक्वल टू केसी इनटू आरटी की पावर डेल्टा एन। जब आरटी होगा 1 से बड़ा, जब आरटी होगा 1 से, फील आया, यानी टेम्परेचर किससे बड़ा, 12.18 केल्विन से बड़ा। एग्री। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, क्या डेल्टा एन जी जीरो संभव है, क्या डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो संभव है? अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैं बोलता हूँ ग्रेटर देन जीरो और मैं बोलता हूँ ग्रेटर देन वन। ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन वन दोनों सेम है अलग है? जो ग्रेटर देन वन है वो ग्रेटर देन जीरो है, जो ग्रेटर देन जीरो है वो ग्रेटर देन वन है। जीरो से बड़ा, वन से बड़ा अलग है। सेट किया? क्या डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो हो सकता है? क्या डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो सकता है? क्या डेल्टा एन जी नेगेटिव भी हो सकता है? अब प्यारे बच्चों जरा सुनिएगा, अगर आर टी 1 से बड़ा हुआ, अगर आर टी, अगर आर टी, पक्का, लेट्स इमेजिन आज केसी की वैल्यू है 4, मान लो केसी की वैल्यू कितनी है और केपी मुझे निकालना है, तो केसी कितना लिखा 4। आर टी 1 से बड़ा कि 1 से छोटा, कोई नंबर ले लो, 2 ले लो, ले लिया क्या? अब डेल्टा एन जी लिखा मैंने 2, तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो बताओ केपी बड़ा कि केसी, यानी जब डेल्टा एन जी होगा पॉजिटिव, डेल्टा एन जी होगा तो केपी बड़ा कि केसी बड़ा, यानी हम कह सकते हैं जब डेल्टा एन जी होगा पॉजिटिव तो क्या उस केस में केपी केसी से बड़ा होगा, और जब डेल्टा एन जी होगा नेगेटिव, नेगेटिव -2, तो ये हो जाएगा 4/4, कितना आएगा 1। तो बताओ केपी बड़ा कि केसी बड़ा, कौन बड़ा? बच्चे रटते हैं डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो केपी केसी से बड़ा, बच्चे रटते हैं डेल्टा एन जी नेगेटिव तो केपी केसी से छोटा। ऐसे मत याद करो, ऐसे याद करो, डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो केपी बड़ा, डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो, और डेल्टा एन जी नेगेटिव तो केसी बड़ा। जिन बच्चों को ये डाउट आता है, अक्सर अगर किसी को भूल जाता है, सब मुझे लगता है जो बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं सब कंफ्यूजन होता है। एक सिंपल तरीका, डेल्टा एन जी पॉजिटिव, डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी, अच्छा डेल्टा एन जी पॉजिटिव मतलब गैस ज्यादा की कम, इसको फील करो। मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा, ए से बना बी, ए से बना, इधर भी एक गैस इधर भी एक गैस, डेल्टा एन जी जीरो, इधर करो तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव, यानी जब भी डेल्टा एन जी पॉजिटिव, जब भी डेल्टा एन जी, तो गैसियस प्रोडक्ट होंगे डेल्टा एन जी पॉजिटिव, तो गैस होगी तो प्रेशर होगा तो केपी होगा, नहीं समझे? डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो कौन बड़ा, केपी, गैस मतलब केपी, और डेल्टा एन जी छोटा निगेटिव तो कौन बड़ा, केसी। लेकिन अगर कभी डेल्टा एन जी जीरो हो जाए, डेल्टा एन जी जीरो हो जाए तो समथिंग की पावर जीरो, क्या मेरे प्यारे बच्चों में कह दूं केपी बराबर केसी होगा? चलते तो एक सवाल पूछता हूँ फिर आप सब लिख लेना कॉपी में, एक सवाल पूछ लो, डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो कौन बड़ा, थक रहे हो यार, डेल्टा एन जी पॉजिटिव कौन बड़ा, डेल्टा एन जी नेगेटिव तो, एक सवाल पूछूं, एक रिएक्शन का डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, एक रिएक्शन का डेल्टा एन जी, तो बताओ क्या उसका केपी केसी से सदैव बड़ा होगा? ये सारी कहानी तब तक सच है जब तक आरटी 1 से बड़ा है। अगर आरटी 1 से बड़ा ना होता तो ये मैथमेटिकल नंबर का खेल कुछ और होता। कॉपी में लिखेंगे जैसे बोलूं वैसे लिखना, लिखना नेक्स्ट स्टार, नेक्स्ट स्टार, टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 बाय आर इज इक्वल टू 12.18 केल्विन, पहले लिख लो, टेम्परेचर इज इक्वल टू 1 बाय आर इज इक्वल टू 12.18 केल्विन, चलेगा? फिर लिखना उसमें आर इंटू 12.18 1, आर 12.18 से बड़ा नंबर तो ये भी होगा ग्रेटर देन 1, आर 12.18 से छोटा नंबर ये होगा लेस देन 1। लाइन पे छोड़ दूंगा, लेस देन 12.18 कितना होगा, लेस देन 1, चलेगा? फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आर केस, अवर केस, देखो अवर केस व्हेन आर टी ग्रेटर देन 1,
आर टी ग्रेटर देन 1। फिर एज इट इज कॉपी कर लेना, छापा मार। बच्चों पढ़ रहे हो ना ऑनलाइन वालों? सो गए बच्चों? कैसे हैं आप सब? पढ़ाई करिए बच्चों, बस 2-3 महीने है ना, मैं याद दिला रहा हूँ, बाकी करते तो आप मनमानी है। क्या पता किसी की बात लग जाए, इसलिए बोल देता हूँ, ताकि आप बाद में ये ना कहें सर सब आप देख रहे थे, आपने एक बार हमें टोका नहीं, इसलिए मैं टोक देता हूँ। प्यारे बच्चों, एक सवाल आपका वेट कर रहा है। सवाल कह रहा है व्हाट यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? व्हाट यू थिंक, आपको बोलना नहीं। व्हाट यू थिंक इफ डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो? व्हाट यू थिंक इफ डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, केपी ऑलवेज ग्रेटर देन केसी? तो सवाल पूछ रहा है कि अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो क्या हम ये निष्कर्ष हमेशा निकाल लें कि केपी केसी से हमेशा बड़ा है? नहीं, ये सारी कहानी तब तक सच है जब आरटी 1 से बड़ा है, यानी टेम्परेचर 12.18 केल्विन से बड़ा है। यस और नो? यस और नो? तो आंसर लिखिएगा नो, आई डोंट थिंक सो। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन आरटी ग्रेटर देन 1 और टेम्परेचर ग्रेटर देन 12.18 केल्विन। अब ये बात और है कि हमारा पूरा सिलेबस 12.18 केल्विन से ऊपर ही चल रहा है, लेकिन ऐसा रीजन और थ्योरी के सवालों के लिए याद रखिएगा, डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो केपी केसी से बड़ा है, ये सच है जब तक आरटी 1 से बड़ा है। आरटी 1 से बड़ा यानी टेम्परेचर 12.18 केल्विन से बड़ा। एक आखिरी सवाल पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, पूछ लो क्या? प्यारे बच्चों, क्या ऐसा संभव है कभी केपी केसी के बराबर हो? संभव है? बता सकते हो? लिखिएगा नेक्स्ट स्टार। आखिरी पॉइंट सब लोग समझ गए ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टार। बोलूं? कंडीशन व्हेन केपी इज इक्वल टू केसी। आपको वो सिचुएशन कंडीशन बतानी है जब केपी केसी के बराबर है। प्यारे बच्चों, फॉर्मूला आप सबके सामने लिख दिया मैंने, केपी बराबर केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा है जी। आपको ही दिमाग लगा के बताना है। पहली सिचुएशन बताओ जब केपी केसी के बराबर होगा। एक तो दुनिया वालों ने मुझे बता दिया जब डेल्टा एन जी जीरो होगा तो उसका केपी केसी के बराबर। इस रिएक्शन को देख के और बताओ, डेल्टा एन जी जीरो मतलब कुछ भी हो, चाहे लेस देन 1 हो चाहे ग्रेटर देन 1 हो, की पावर जीरो विल बी 1। तो सवाल ऐसे आता है, अगर टेम्परेचर 12.18 केल्विन से छोटा, या टेम्परेचर 12.18 केल्विन से बड़ा, या टेम्परेचर 12.18 केल्विन, तो जब डेल्टा एन जीरो होगा तो क्या केपी केसी के बराबर हमेशा होगा? हाँ। सवाल मैंने क्या पूछा, व्हाट डू थिंक इफ डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो? डेल्टा एन ग्रेटर देन, तो क्या केपी केसी से हमेशा बड़ा होगा? ये वाला सवाल नहीं। ये कब बड़ा होगा? जब आरटी ग्रेटर देन, बोलो ना। फिर वो घुमा के पूछता है कि डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, तो क्या केपी बराबर केसी हमेशा होगा? हमेशा। वहां कोई जोल नहीं है। अरे, क्योंकि चाहे नंबर 1 से बड़ा हो चाहे नंबर 1 से छोटा हो, एनीथिंग की पावर जीरो तो भैया 1 ही होगा। लेकिन एक कंडीशन और है जब केपी केसी के बराबर होगा, बता दो। जब टेम्परेचर होगा 1 बाई, जब होगा 12.18 केल्विन, हाँ या ना? तो दुनिया की कोई भी रिएक्शन हो, क्या उसका केपी केसी के बराबर होगा? एक कंडीशन और है जब केपी केसी के बराबर होगा। एक बच्चे ने कहा जब केपी भी होगा जीरो और जब केसी भी होगा, ये वही बच्चा था। है, छोड़ो रहने दो, आओ।
प्यारे बच्चों, आपसे पूछा है केपी केसी कब बराबर होगा, है ना? तो सिंपल सी बात है साहब, जब डेल्टा जी जीरो होगा ही होगा। इसको देख के बताओ और कौन सी सिचुएशन है जब केपी केसी के बराबर हो? आपके सामने ही आंसर। जब सारा रिएक्शन, एक बच्चे ने कहा जब सारा रिएक्शन सॉलिड हो, ये बात और है, ऐसी होती ही नहीं है। पर मान लेते हैं, ठीक है, थ्योरी तो कही रहा है ना सर, जब क्या पता चंद्रमा में होती हो सर, आपको नहीं पता है, जाओ देख के आओ। हाँ या ना? अभी खोजा नहीं है, यस और नो? लेकिन सही कहा इस बच्चे ने, व्हेन ऑल द, मेरे शब्दों को सुनना, व्हेन ऑल द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड, व्हेन ऑल द सब्सटेंसेस आर ईदर प्योर सॉलिड और प्योर, एग्री? हाँ या ना? सही कह रहा हूँ क्या? लिखना जरा, व्हेन ऑल the involved substances are pure solid or pure liquid। आसान है बच्चों। एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान सुन रहा था, वो कहता है सर एक सवाल मेरे मन में चल रहा। मैंने कहा क्या? सर आपने कहा कि दुनिया की कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो चलती इसीलिए है, चलती तभी तक है जब तक उसके जीवन में इक्विलिब्रियम ना। चलो मान लिया। आपने कहा जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाला जाएगा। चलो मान लिया। आपने कहा कंसंट्रेशन लिखोगे तो केसी होगा, प्रेशर लिखोगे तो केपी होगा, मोल फ्रैक्शन लिखोगे तो केएक्स होगा। चलो। आपने कहा केसी से केपी निकालना है। चलो। लेकिन सर एक सवाल मेरे मन में बार बार मुझे परेशान कर रहा, वो ये कि बनाने वाले ने आखिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाया, बनाने वाले ने आखिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिखाया ना? क्यों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनाया गया? वागे साहब के पास कुछ और भी तो मेथड हो सकता था। why he devised, why he made this equilibrium constant, बोलो हाँ या ना? मतलब अब समय है समझने का, व्हाट इज द फील ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जानना चाहेंगे? लिखिएगा नेक्स्ट स्टार, व्हाई के, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, आखिर क्यों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हमें आवश्यकता पड़ी? और जवाब कहीं ना कहीं बहुत सिंपल है। केमिस्ट्री कितने सवाल थे? इक्विलिब्रियम किस सवाल का आंसर है? दूसरे का। कितनी हद तक होता है याद है? चलो बोर्ड पे आ जाओ। आपके सामने एक रिएक्शन है, बस आखिरी पॉइंट ले रहा हूं, बोर्ड पे जाइए। मान लेते प्यारे बच्चों की रिएक्शन है, ए से बना बी, मान लो। इससे सिंपल रिएक्शन तो पॉसिबल नहीं है। एक रिएक्शन ए से बना, चलो मान लो प्यारे बच्चों मैंने इस रिएक्शन का लिखा केसी, क्या लिखा? तो जब मैं रिएक्शन का लिखूंगा केसी तो ऊपर आएगा बी, नीचे आएगा ए। बताओ मैंने सही लिखा गलत? एट इक्विलिब्रियम, आया ना? यानी ये है बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम और ये है ए की कंसंट्रेशन एट, हाँ या ना? बच्चे बात बताओ, अगर मान लो मैंने ए की वैल्यू मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ए का लिया 101 मोल, कितना लिया? मान लो कितने मोल है ए के? क्यों लिया? मान लिया। कितने मोल है बेटा? चलेगा। अब रिएक्शन होते होते ऐसा पता चला कि जब इक्विलिब्रियम आया, जब इक्विलिब्रियम, तो बी के 100 मोल है और ए के 1 मोल है। बी के कितने मोल और ए के? तो क्या 100 बटे 1 कर लोगे? 100 बटे कितना आया? अरे वाह, यानी इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू कितनी आई? अरे वाह। और ये बदलने वाला कितने फैक्टर है? मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, और दूसरा है टेम्परेचर। इसका केसी है 100 तो 100 ही रहेगा। अब इसको फील करो, सोचो अगर रिएक्शन ऐसा नहीं ऐसा होता, 101 मोल में से ये 100 और ये 1 होता, ये 100 और ये, तो ये होता 1 और ये होता, तो क्या 1/100 होता? क्या 1/100 का मतलब प्यारे बच्चों में लिख दूं 10 की पावर -2, चलेगा? एक बात बताओ, जितना ज्यादा केसी, जितना ज्यादा, जितना ज्यादा या केपी या कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मैं कह सकता हूं मतलब वहां पे प्रोडक्ट उतना, बोलो ना। कोई दुनिया में कुछ क्यों होता है? क्योंकि वो होना चाहता है। आप कह रहे हो आपको मजाक लग रहा, थर्मो यही तो कहता है। हाँ ठीक है, मेरे शब्द ऐसे हैं जो आपके दिमाग में सेट हो जाए, लेकिन फील यही है, दुनिया में कुछ होता है वो इसलिए होता है क्योंकि होना चाहता है, क्योंकि वो होके स्टेबल होता है। सबकी मंजिल तो एक है ना, स्टेबिलिटी की, रास्ते अलग है फिलहाल। प्यारे बच्चों, केसी सुनिएगा, केसी आज यहाँ पे कितना है? 10 की पावर 2, यानी के होगा ज्यादा तो प्रोडक्ट होगा, और के होगा कम तो प्रोडक्ट होगा कम, यानी रिएक्टेंट होगा। जस्ट बाय लुकिंग
looking at the number, you can predict the extent of a reaction, in which reaction the product is more formed or in which reaction the reactant is more left. Just by looking at the, इसलिए वागे साहब ने एक नंबर बनाया, बोले भैया नंबर देख के बता दूंगा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। नहीं समझे? मेहनत मेहनत नहीं देखूंगा, कितने साल पढ़ा नहीं देखूंगा, कितने पेपर दिए नहीं देखूंगा, बस नंबर देख के बता दूंगा प्रोडक्ट ज्यादा है कि रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक नंबर है जो हमें बताने वाला है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब फील है, एक चीज पूछता हूं, प्यारे बच्चों मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है ए से बना बी, अरे मान लो आखिरी पॉइंट ले रहा हूं, एक रिएक्शन है सी से बना डी, मान लो, मान लिया। तो प्यारे बच्चों लेट्स इमेजिन इसका केसी है 10 की पावर 10 मान लो, और इसका केसी है 10 की पावर 2 मान लो। मतलब इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट से कितने गुना ज्यादा? 10 की पावर 10 गुना। कौन ज्यादा? तो रिएक्टेंट है कि नहीं है यार? कोई 10 की पावर 10 गुना ज्यादा तो रिएक्टेंट नजर आएगा है? मतलब किसी के 100 नंबर आए, किसी के 0.0000 10 की पावर, समझ पा रहे हो क्या? तो नंबर आए कि नहीं आए? तो अगर किसी का केसी बहुत, मतलब प्रोडक्ट बहुत, अब मेरा सवाल आप सबसे है, इसका केसी 10 की पावर 10 है, इसका केसी 10 की पावर 2 है, तो बताओ प्रोडक्ट यहां ज्यादा क्या ज्यादा? बताओ रफ्तार यहां ज्यादा क्या ज्यादा? कभी मत कहना, कभी मत कहना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन जस्ट बाय लुकिंग एट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्टार बना के आखिरी पॉइंट वाई के लिखा था क्या? उसमें फर्स्ट पॉइंट, बस 2 पॉइंट लिखा रहा हूं, फ्री कर रहा हूं, समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में और, ठीक है? वाई के लेकिन फर्स्ट पॉइंट, with the help of k, with the help of k we can predict, with the help of k we can predict extent of reaction। यही extent है, यही हद है। we can predict extent of reaction। k होगा ज्यादा तो प्रोडक्ट होगा ज्यादा, k होगा कम तो रिएक्टेंट होगा ज्यादा। कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन डोमिनेट कर रहा है किसी भी रिएक्शन में, ये बताया जा सकता है। लेकिन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सवाल आपको कंफ्यूज करेगा। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख के रेट मत बताना, लिख लेना। वी कैन नॉट प्रेडिक्ट रेट बाय लुकिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट क्लास में ढेर सारे सवाल हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट है, वॉट ऑफ इक्वेशन है, वो सारी चीजें हैं, आपका होमवर्क रहेगा। प्लीज इसे लाइटली ले रहे हैं क्या आप लोग? होमवर्क प्लीज ये फॉलो करना, वरना वो मैं जहां आपको ले जाना चाह रहा हूँ नहीं पहुंच। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, जब एग्जाम खत्म होने वाला हो, आज लॉकअप खत्म हुआ, आपको मॉड्यूल का होमवर्क खट 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 सारे सवाल बने, एक या दो डाउट है, वो तभी पॉसिबल है जब होमवर्क करेंगे। लिखिएगा होमवर्क नंबर 1 रिवाइज लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 जो भी चल रहा है। समझ गए मैं क्या बोला? पहले लेक्चर 1 रिवाइज करेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और कैसे रिवाइज करेंगे? लिख लिख के। कैसे रिवाइज करेंगे? सब लोग रिवाइज करके आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वालों आपको भी होमवर्क करना है।